हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा। माई यूट्यूब चैनल इज फिजिक्स ट्रिक। आज की जो मेरा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसको मैं वन शॉट में कंप्लीट करने जा रहा हूँ, ताकि आपको देखोगे ऑसिलेशन वेव्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और लोगों को बहुत सारी डाउट्स होते हैं। लेकिन मैं इस टॉपिक को गारंटी है कि आप अगर इस पूरी वीडियो को देखो तो गारंटी है कि ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन। जब ये मैंने टॉपिक वन शॉर्ट वीडियो में पूरी थ्योरी मैं कंप्लीट करूंगा और नेक्स्ट वन शॉर्ट वीडियो जो डालूंगा उसमें कंप्लीट इस चैप्टर से हर वेराइटी का क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। तो जरूर ध्यान से समझना है इस वीडियो को, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहां जो हमें डिफाइन करना होगा टाइप्स ऑफ मोशन में आते हैं पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक, ऑसिलेटरी, सिंपल हार्मोनिक। फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे पीरियोडिक मोशन। नेम से भी क्लियर है, पीरियोडिक मीन्स इसका पीरियड फिक्स्ड है। पीरियड फिक्स का मतलब है फिक्स टाइम इंटरवल में पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट कर लेता हूं, तो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक। लाइक अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हमें पता है 365 डेज में वन रोटेशन कंप्लीट कर लेगी। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट 24 आवर में वन रोटेशन कंप्लीट करता है, तो दिस इज द पीरियोडिक। अब क्वेश्चन आएगा इसमें, तो ऑसिलेटरी भी तो एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो ऑसिलेटरी भी पीरियोडिक है, बट ऑसिलेटरी में हमें ट्रू एंड फ्रो मोशन भी करनी है। यहां ट्रू एंड फ्रो नहीं है, वन एक फिक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का रोटेशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे दिस इज द पीरियोडिक मोशन। इज दैट टाइप ऑफ मोशन in which the particle repeats its motion in a fixed time interval. फिक्स टाइम इंटरवल या सर्टेन टाइम इंटरवल में पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट करे, तो दैट टाइप ऑफ मोशन दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक। लाइक एग्जांपल में हम लेंगे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रोटेट अबाउट देयर एक्सिस इन 24 आवर। और अर्थ सन के अराउंड कितने आवर्स में रिवॉल्व करेगा, कितनी डेज में, तो 365 डेज में। दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हो क्लॉक में। अगर हम क्लॉक की बात करें तो जैसे आवर है, एक फिक्स डायरेक्शन में रोटेशन कंप्लीट करें, चाहे मिनट है, एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपने रोटेशन को कंप्लीट कर रहे हैं एंड इन ए गिवन फिक्स डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज तो ऑलवेज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मली क्या है कि घड़ी को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल को मूवमेंट हो रहा है, तो दिस इज द पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी। Is that type of motion in which the particle repeats its motion in a fixed time interval about their mean position। मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो। जैसे तुम पेंडुलम क्लॉक हो, पेंडुलम होती है, तो फिक्स टाइम इंटरवल में अपने मीन पोजीशन के अबाउट, दिस इज द मीन पोजीशन। जहां पर इनिशियली अगर हम पेंडुलम को हैंग करें और वहां स्टेशनरी होगा, तो दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। और इसी मीन पोजीशन के अबाउट
ऑब्जेक्ट अगर टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं तो दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो पीरियोडिक में तुम देखो फिक्स टाइम इंटरवल, ऑसिलेटरी में फिक्स टाइम इंटरवल अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो यहां पर हम एग्जांपल क्या लेंगे, पेंडुलम। यहां हम एग्जांपल ले सकते हैं स्प्रिंग का, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन के। अब हमें देखें तो अगर ऑसिलेटरी में फिक्स टाइम इंटरवल भी है, मीन पोजीशन भी है, तो फिक्स टाइम इंटरवल है तो इसे हम पीरियोडिक तो बोल सकते हैं, और ऑसिलेटरी में मीन पोजीशन भी है तो ऑसिलेटरी पीरियोडिक नहीं होगा। ऑसिलेटरी इज पीरियोडिक, पीरियोडिक इज नॉट द ऑसिलेटरी बिकॉज पीरियोडिक में मीन पोजीशन नहीं है। तो ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेटरी। पीरियोडिक में केवल फिक्स टाइम इंटरवल है तो दिस इज अ पीरियोडिक। ऑसिलेटरी में फिक्स टाइम इंटरवल एंड देयर मीन पोजीशन, तो ऑसिलेटरी इज द पीरियोडिक क्योंकि फिक्स टाइम इंटरवल, बट पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी क्योंकि इसके पास मीन पोजीशन नहीं है तो ऑसिलेटरी नहीं बनेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है, इसे मिटा रहा हूं, नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर, नोट में हम लिखेंगे ऑल ऑसिलेटरी motion are periodic but all periodic are not oscillatory. नेक्स्ट हम आ जाए सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SHM, इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच द पार्टिकल repeats its motion in a fixed time interval। देखो फिक्स टाइम भी है इसके पास, about their mean position, their mean position means mean position भी इसके पास है, and due to रीस्टोरिंग फोर्स मीन्स जो मोशन हो रहा है उसका कॉज भी हमारे पास है। तो सिंपल हार्मोनिक में फिक्स टाइम इंटरवल भी है, मीन पोजीशन भी है और कॉज भी है, मोशन का कॉज, तो ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। फिक्स टाइम इंटरवल, मीन पोजीशन एंड द रीस्टोरिंग फोर्स। अब हमें इसमें सिंपल हार्मोनिक हमें कैसे समझना है, जैसे लाइक एक पेंडुलम हमने लिया, दिस इज द पेंडुलम बॉल, इनिशियली दिस इज एट रेस्ट एट दिस पोजीशन, तो दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। अगर हम इसे एक्सटर्नल एजेंसी इस पर अप्लाई करके, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हमने इसको डिस्प्लेस किया, तो पेंडुलम इस पाथ पर इवॉल्व करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा मीन पोजीशन के अबाउट। जहां तक ये मैक्सिमम डिस्प्लेस होकर गया, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम का ये नहीं समझना कि यहां तक आएगा तभी एक्सट्रीम, मैक्सिमम जहां तक वो डिस्प्लेस होकर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम। और ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना है। अगर हम यहां देखें तो वेट इसका mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दिस एंगल थीटा मीन्स दिस इज mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, और दूसरा इसका कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। अगर हम देखें तो mg cos थीटा को ये टेंशन बैलेंस कर रहे हैं, बट mg sin थीटा को बैलेंस करने वाली कोई फोर्स है तो नहीं है। तो दैट mg sin थीटा, इसका क्या फंक्शन है,
कि इस बॉब को यही पुल करके अपने मेन पोजीशन पर लाएगा। तभी यहां से जब पुल होकर आएगी तो इस पॉइंट पर जब मेन पोजीशन पर आएगा तो उस केस में वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तभी ये बॉब यहां से फिर यहां आ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। फिर mg sin ड्यू टू mg sin थीटा ये फिर से अपने मेन पोजीशन पर जाएगा, फिर से एक्सट्रीम पर जाएगा, फिर से मेन पोजीशन पर टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो यहां जो mg sin थीटा है, दिस mg sin थीटा एंड दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग है, तो नेगेटिव साइन डिनोट द फोर्स इज रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग का मतलब क्या है? रिटर्न बैक टू देयर मेन पोजीशन, तभी हम इसको रीस्टोर करता है, मतलब रिटर्न, जैसे स्प्रिंग रीस्टोर करता है। इलोंगेट करोगे तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी, जिसके कारण वो पुल करके फिर से अपने मेन पोजीशन पर लेकर आएगा। यहां तक सबको क्लियर है? एसएचएम क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन क्या है। अब हम आगे आ जाए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक एक्चुअली मीनिंग होता है टाइम। द फंक्शन which can be expressed in terms of either sin theta or cosine cos theta. This is called harmonic. या तो सिंगल साइन के फंक्शन होने चाहिए या सिंगल कॉस के फंक्शन होने चाहिए। अगर नहीं भी सिंगल साइन या कॉस का है, अगर एक साइन है एक कॉस है, तो हमें देखना चाहिए कि क्या उसको हम कन्वर्ट करके सिंगल फंक्शन में ला सकते हैं या नहीं। अगर वो सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक। अगर वो कन्वर्ट नहीं हो पाया तो दिस इज कॉल्ड नॉन हार्मोनिक। तो यहां पर अगर हम लेते हैं y1 a sin omega t, is it harmonic or non-harmonic? Where y this is called instantaneous value of displacement of the particle। क्योंकि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या ही बताओगे, पूरी वेव का तुम बता नहीं सकते। ए दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड भी हम इसे बोलते हैं। अब देखो टी की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो वाई की वैल्यू चेंज होगा, तभी हम इसका नेम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। यहां सिंगल साइन का फंक्शन है तो दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक। नेक्स्ट अगर हम y2 लेते हैं b cos of omega t, इज इट हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक? तो दिस इज द हार्मोनिक, सिंगल कॉस का फंक्शन है। अब हार्मोनिक में हम साइन या कॉस ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका पीरियड फिक्स्ड है, 0 से 2 पाई के बाद अपने नेचर को रिपीट करेगा, तो इसका टाइम इंटरवल फिक्स होता है, तभी हम साइन या कॉस को हम प्रेफर करते हैं। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, यहां पर हम y2 क्या ले रहे हैं, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड b इज द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे, अगर हमने y3 एक इक्वेशन लेते हैं, y3 दिस इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। इज इट हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक? तो दिस इज द हार्मोनिक। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ साइन भी है कॉस भी है, तो हार्मोनिक कैसे होगा? तो ये सिंगल, हमें ये देखना है कि क्या हम इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं।
अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक, अगर ये कन्वर्ट नहीं हो पाया तो दिस इज कॉल्ड नॉन हार्मोनिक। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो अब हर बार तो हम कन्वर्ट करके चेक नहीं करेंगे, तो हमें देखना है दोनों का एंगल, ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी है, मीन दोनों का एंगल सेम है, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल फंक्शन। तो हम यहाँ डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं दिस इज द हार्मोनिक फंक्शन। अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, यहाँ एम्पलीट्यूड ए है, ये एम्पलीट्यूड है बी, तो एक तो हमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड चाहिए, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हम ऐसा कर लें कि या तो हम इसको साइन के फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर इसको हम कॉस के फंक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो इसके लिए हमें आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। जैसे हम साइन के फंक्शन में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाए, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हमें साइन तो है, इसको अगर हम कॉस रख ले, ये कॉस तो है, इसे हम साइन रख लेते हैं, तो ए की वैल्यू हम लेते हैं आर कॉस थीटा, आर इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एंड बी को हम लेते हैं आर साइन थीटा, और ये वैल्यू हम यहां पुट कर लें, तो आर कॉस थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी, आर साइन थीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी। यहां से हमने आर कॉमन ले लिया, तो ये फॉर्मूला होगा साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ थीटा, एंड आर दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो देखो ये सिंगल फंक्शन साइन में कन्वर्ट हो गए, तो दिस इज द हार्मोनिक। अगर ये कन्वर्ट नहीं हो पाता तो दिस इज कॉल्ड नॉन हार्मोनिक। अब हमें आर अगर एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसे सेकंड ले लो, दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस अब 2 स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस अब बी स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमने यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अब साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। जैसे हमने आर यहाँ एज्यूम किया है, जैसे हमने थीटा एज्यूम किया, तो थीटा की वैल्यू भी तो हमें आना चाहिए, जैसे हमने आर कैलकुलेट किया, तो थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो अगर हम इसे आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू बी बाई ए, तो ये tan थीटा हो गई बी बाई ए। तो यहां से अगर हम थीटा कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए। अब रिजल्टेंट जो वेव y3 फॉर्म हो रही है, y3 दिस इज इक्वल टू r की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और थीटा हम क्या लिख रहे हैं, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए। देखो ये फॉर्म हो, तो सिंगल साइन में कन्वर्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, सेम ऐसे एग्जांपल के क्वेश्चन है, इसे मैं मिटा रहा हूं। अगर हमें एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है एग्जांपल में, y इज साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ कॉस ओमेगा टी, इसमें पूछा इज इट हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक। हार्मोनिक हो या नॉन हार्मोनिक, अगर साइन या कॉस का फंक्शन है तो इट मस्ट बी पीरियोडिक। अब पीरियोडिक कैसे होगा वो हम टेस्ट करने का बताएंगे। आइदर हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक। इफ इट इज द फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन, then it must be periodic. Is it periodic
और नॉन पीरियोडिक, तो मैंने पहचानने का तरीका बता दिया है, पीरियोडिक, क्योंकि साइन या कॉस का फंक्शन है। अब हार्मोनिक है कि नहीं, तो ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। इसका ओमेगा टी एंगल है, यहाँ भी ओमेगा टी एंगल है, दोनों का एंगल सेम है, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी में कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, तो इसको हमने 1 ले लिया। कॉस ओमेगा टी में कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, तो इसको हमने 1 ले लिया। या तो हम साइन का फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर ले, या कॉस के फंक्शन में। ये साइन है तो 1 को कॉस बना दो, ये कॉस है तो 1 को साइन बनाते हैं। तो 1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और दिस 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। वैल्यू पुट कर ले तो y इज आर कॉस थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी। आर हमने कॉमन ले लिया, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ थीटा। अब आर की वैल्यू देखो, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज द हार्मोनिक, हार्मोनिक हो गया। अब हार्मोनिक है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आना चाहिए, तो इन दोनों फंक्शन को स्क्वायरिंग और एडिंग कर ले। 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायरिंग करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2, दिस इज द एम्पलीट्यूड। अगर हमें अब इनिशियल फेज एंगल कैलकुलेट करना, थीटा भी तो हमारे अननोन है, तो हम दोनों को डिवाइड कर लें, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो ये आ जाएगा tan थीटा 1/1 थीटा, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री और π/4। तो यहां वैल्यू हम पुट करेंगे तो y हमें क्या मिलेगा, √2 साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 1 मीन्स सिंपल, हम इसको क्या लिखे π/4। देखो सिंगल साइन का फंक्शन, दिस इज द हार्मोनिक। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसमें हम लेंगे, इसे नोट कर लिया तो मिटा दो। नेक्स्ट इक्वेशन हमने y4 लेते हैं, दिस इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, b साइन 2 ओमेगा टी, c साइन 4 ओमेगा टी। इज इट हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक, इज इट हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक। इज इट पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। मैंने अभी लिखा था स्टेटमेंट, साइन या कॉस का फंक्शन है तो इट मस्ट बी पीरियोडिक। फाइंड इट्स पीरियड, इफ इट इज पीरियोडिक देन फाइंड इट्स पीरियड। सबसे पहले हम देखेंगे, यहां एंगल है ओमेगा टी, यहां एंगल है 2 ओमेगा टी और यहां एंगल है 4 ओमेगा टी। सबके एंगल डिफरेंट है, तो ये कभी भी सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब हमें इसका 2 मेथड मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए साइन थीटा का ग्राफ, आपको आना चाहिए साइन 2 थीटा का ग्राफ, आपको आना चाहिए साइन 4 थीटा का ग्राफ। हमेशा याद रखना, एंगल डबल पीरियड हाफ। अगर हम साइन थीटा की ग्राफ लेंगे तो दिस इज साइन थीटा, अगर हमें ये साइन थीटा की ग्राफ है, अगर हमें साइन 2 थीटा की ग्राफ चाहिए, दिस इज साइन 2 थीटा, अगर हमें साइन 4 थीटा की ग्राफ चाहिए, दिस इज साइन 4 थीटा। अगर हम तीनों ग्राफ में देखें तो साइन थीटा के ग्राफ के अंदर ही साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा लाई करनी है। इसका मतलब तीनों में देखें तो सबसे बड़ी पीरियड
पीरियड का मतलब वन ऑसिलेशन में। फर्स्ट वाले के लिए हमने पीरियड एज्यूम कर लो T1 ले लिया, सेकेंड वाले के पीरियड हम लेते हैं T2 और इसका हाफ है तो T1/2 होगा। थर्ड वाले का अगर हम पीरियड लेते हैं तो ये T3 और ये है T1 T2 का हाफ, T2 का हाफ, इसका मतलब T1 का 1/4 है। तो सबसे बड़ी पीरियड अगर हम देखें यहाँ तो T1 की वैल्यू T2 से बड़ी है, T2 की वैल्यू T3 से बड़ी है। तो होल फंक्शन का जो पीरियड होगा दिस इज इक्वल टू T1। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब हम सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करके बताएं। तो ये तो क्लियर है कि दिस इज द नॉन हार्मोनिक, क्योंकि एंगल डिफरेंट है, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। बट दिस इज द पीरियोडिक बिकॉज इट इज द फंक्शन ऑफ साइन और कॉस। थर्ड इज फाइंड इट्स पीरियड। तो एक तो पीरियड हम यहां से देख कर ग्राफिकली भी बता सकते हैं, दूसरा हम एनालिटिकल भी बता सकते हैं। लाइक इसे हमने फर्स्ट फंक्शन दिया, इसे हम सेकेंड फंक्शन दे दिए और इसे हमने थर्ड फंक्शन दिया। अगर फर्स्ट में हम देखते हैं तो ओमेगा जिसका पीरियड है T1, तो इसका मतलब T1 कितना आएगा 2π/ओमेगा। अगर हम सेकेंड फंक्शन लेते हैं तो T की कोफिशिएंट है 2 ओमेगा, दिस इज इक्वल टू 2π/T2। तो यहां से अगर हम T2 लेंगे तो 2π/2 ओमेगा और 2π/ओमेगा इज T1। अगर हम थर्ड फंक्शन लेते हैं तो T की कोफिशिएंट है 4 ओमेगा, दिस इज इक्वल टू 2π/T3। तो अगर हम T3 लेते हैं तो 2π/4 ओमेगा, 2π/ओमेगा इज T1, T1/4। तो तीनों में हम देखें तो T1 इज मोर देन T2 एंड T3। तो होल फंक्शन द पीरियड ऑफ होल फंक्शन इज T1 and this is equal to 2π/ओमेगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर नॉन हार्मोनिक, नॉन पीरियोडिक। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मतलब जैसे e⁻⁻t, तो दिस इज कॉल्ड नॉन हार्मोनिक और नॉन पीरियोडिक। जैसे y log of ओमेगा t, नॉन हार्मोनिक, नॉन पीरियोडिक। अब क्वेश्चन हमारा आता है, एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मैं मिटा रहा हूं। जैसे y दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर ओमेगा t इज इट हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक। इज इट पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। फाइंड इट्स पीरियड। ये तो स्क्वायर का फंक्शन इज द नॉन हार्मोनिक, सिंगल पावर होनी चाहिए, बट ये साइन या कॉस है तो दिस इज द पीरियोडिक। तो कॉस को हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 + cos 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, मींस cos स्क्वायर थीटा इज 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम y को लेते हैं cos स्क्वायर ओमेगा t, तो ये आएगा 1/2 + 1/2 cos ऑफ 2 ओमेगा t। तो दिस इज नॉन हार्मोनिक क्योंकि स्क्वायर का फंक्शन है, बट दिस इज द पीरियोडिक बिकॉज इट इज द फंक्शन ऑफ साइन या कॉस। यहाँ t की कोफिशिएंट क्या है 2 ओमेगा,
2 pi by t. So its period is 2 pi by 2 omega. This is equal to pi by omega is the period of this function. क्लियर हो गया होगा हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक फंक्शन। नेक्स्ट हम आ जाए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम। हम इसको ज्योमेट्री से कैसे रिप्रेजेंट करें और इसका हम फेज कैसे लिखें। सबसे पहले हम आएंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम। लाइक अगर हमने किसी वेव को लेते हैं, एक कंप्लीट वेव हम लेते हैं ओमेगा टी, y is the instantaneous displacement, this is the amplitude. ये हाफ साइकिल या हाफ साइकिल, इसे मैं उठाकर अगर यहां मैं शिफ्ट करता हूं तो एक कंप्लीट साइकिल हो। इसी को हमें ज्योमेट्री में दिखाना है। दिस x axis and this is equal to y axis. X axis, this is called mean position line. Mean position line, x axis. अब ये नहीं समझना कि लेफ्ट साइड वाले मीन पोजीशन और राइट वाले नहीं है। दिस होल एक्स एक्सिस इज द मीन पोजीशन है एंड दिस वाई एक्सिस दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। हमने एज्यूम कर लिया किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल दिस पोजीशन पर ओमेगा टी एंगल बना दिया। इसका हमें दो कंपोनेंट दिस इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट हमेशा राइट एंगल पर ब्रेक करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट एंड दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हम x बाई a लेंगे तो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी, मींस x इज a कॉस ऑफ ओमेगा टी। मींस हमने इसमें इनिशियल फेज जीरो लेकर करते हैं। इनिशियल फेज इज जीरो, इनिशियल फेज जीरो लेकर सेम अगर हम y अपॉन a लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, तो y दिस इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस x एंड y आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ displacement of the particle। इसका यह मतलब है कि जैसे पार्टिकल यहां इस पोजीशन पर है तो इससे x डिस्टेंस में अगर देखेंगे x एक्सिस में इतनी डिस्टेंस कवर किया तो y एक्सिस में इतनी डिस्टेंस कवर किया। तो इसी a का दो कंपोनेंट है, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लेना, हमारे मर्जी हम x मिले, हमारे मर्जी हम y मिले, किसी एक ही डायरेक्शन में मोशन की हम बात करेंगे। अब मैं समझाऊंगा तुम्हें फेज। यहां पर सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है। नोट कर लिया तो मिटा दें। फेज in common term phase denote the angle, बट जब इसका एक्चुअल डेफिनेशन है फेज denote the position and the direction of the particle। जैसे लाइक हमने एक वेव लेते हैं और वेव की डायग्राम हमने ये किसी इंस्टेंट पर हम देखते हैं तो पार्टिकल का ये पोजीशन लाइक t इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो पार्टिकल का दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और इसकी डायरेक्शन क्या है तो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। किसी इंस्टेंट पर हम देखते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड,
पार्टिकल का पोजीशन ये होगा और डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन। t इक्वल टू 3 पर हम लेते हैं, हमने एज्यूम कर लिया पार्टिकल का दिस पोजीशन है। पार्टिकल का दिस पोजीशन है और दिस पार्टिकल का पोजीशन है और डायरेक्शन इज द नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक? तो फेज का मतलब होता है पोजीशन एज वेल एज डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड फेज। जब हम फेज का इक्वेशन लेते हैं तो नेट फेज एंगल फाई प्लस माइनस फाई नॉट प्लस माइनस ऑफ ओमेगा टी। अब डिफरेंट केसेस से मैं तुम्हें समझा दूंगा कि फेज कैसे लिखना है। मेन तो तुम्हें फेज आने चाहिए, फेज अगर आ गया तो आप इक्वेशन कोई भी लिख सकते हो। लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जाम्पल हम लेंगे इसमें हमने दिखाया कि लाइक पार्टिकल दिस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और इस होल का टाइम पीरियड है t, एम्पलीट्यूड इज a। हमने एज्यूम कर लिया पार्टिकल इनिशियली दिस पोजीशन पर और किसी इंस्टेंट में पार्टिकल यहां आ गई t इक्वल टू t टाइम। तो ये इनिशियल से फाइनल के बीच का एंगल को ओमेगा टी बोलते हैं। अब यहां पर इनिशियली पार्टिकल, जब भी हम एंगल मेजर करते हैं, मैथ्स में आप पढ़ते भी हो, तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज इज द पॉजिटिव एंगल एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द नेगेटिव एंगल। पार्टिकल एक्स एक्सिस पर ही इनिशियली लाई कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल फेज इसकी 0 है और पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ओमेगा टी इज पॉजिटिव। तो फाई हम लेंगे 0। अब एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले साइन सेलेक्ट करना। ओमेगा इज 2 पाई बाई बिग टी और इंटू स्मॉल टी, तो ये फेज हो गई 2 पाई बाई बिग टी इंटू स्मॉल टी। अगर हमें x का इक्वेशन यहां लिखना है, x प्रोजेक्शन बोलते हैं, मीन्स x डायरेक्शन, a cos phi, a cos 2 pi by big T into small t. Similarly, y a sin phi, y projection, a sin 2 pi by big T into small t. ये फर्स्ट एक केस लिया जब पार्टिकल का मोशन मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड कंडीशन हम लेंगे, लाइक सेकेंड सिचुएशन हम लेंगे, दिस इज द ज्योमेट्री, दिस इज कॉल्ड मेन पोजीशन लाइन। इनिशियली पार्टिकल दिस पोजीशन पर, t इक्वल टू 0 का मतलब इनिशियल, और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। इसका इनिशियल फेज है फाई नॉट इज 45 या फाई नॉट हमने लिया, बाद में हम न्यूमेरिकल एक वैल्यू लेंगे। इसके एम्पलीट्यूड a है और इसकी टाइम पीरियड t है। मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो फाई नॉट एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव एंगल है फाई नॉट, और मोशन एंटी क्लॉकवाइज है प्लस ऑफ ओमेगा टी, मीन्स फाई नॉट ओमेगा को 2 पाई बाई बिग टी इंटू स्मॉल टी, दिस इज इक्वल टू नेट फेज एंगल। तो एक्स कंपोनेंट इज, मीन्स एक्स प्रोजेक्शन इज a cos phi is a cos phi naught 2 pi by big T into a small t. Y is a sin of phi, means a sin phi naught 2 pi by big T into a small t. अब हम लेंगे थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में हम लेंगे कि इनिशियली पार्टिकल सेम इसी पोजीशन पर हम रखते हैं, लाइक सेम पोजीशन पर हम पार्टिकल को ले रहे हैं।
इनिशियली पी एट टी इक्वल टू 0 और ये फाई नॉट एंगल है और पार्टिकल का मोशन क्लॉक बाई डायरेक्शन में, टाइम पीरियड इज टी, एम्पलीट्यूड इज ए, दिस इज फाई नॉट। तो अगर हम फेज एंगल यहां लिखते हैं तो यहां ये एंगल तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज है, तो फाई नॉट इज पॉजिटिव, बट मोशन पार्टिकल का क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इज द नेगेटिव एंगल, दिस इज इक्वल टू फाई नॉट 2 पाई बाई बिग टी स्मॉल टी। The x projection is a cos of phi, means a cos phi naught minus 2 pi by big T into a small t. Y is a sin of phi, a sin phi naught minus 2 pi by big T into a small t. तो नेक्स्ट एक और केस हम इसमें लेते हैं। नेक्स्ट केस में फोर्थ, नेक्स्ट केस में हमें क्या लेना है कि अगर पार्टिकल इनिशियली दिस पोजीशन पर है, t इक्वल टू 0 मींस p पार्टिकल, और फाइनली पार्टिकल का मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टाइम पीरियड इज बिग टी, दिस एंगल इज फाई नॉट। तो अगर हम फाई लिखेंगे तो ये फाई नॉट एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज है, नेगेटिव है, बट मोशन एंटी क्लॉकवाइज प्लस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई नॉट 2 पाई बाई बिग टी इनटू ए स्मॉल टी। एक्स प्रोजेक्शन इज ए इज द एम्पलीट्यूड ए कॉस ऑफ फाई, मींस ए कॉस फाई नॉट प्लस ऑफ 2 पाई बाई बिग टी इनटू ए स्मॉल टी। Same y is a sin phi, means a sin phi naught 2 pi by big T into a small t. अब हम NCERT वाले क्वेश्चन लेते हैं। NCERT के एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, हमें दो ज्योमेट्री गिवन है, एम्पलीट्यूड ए और ये फाई नॉट है लिखा हुआ 45 जब p एट t इक्वल टू 0 और मोशन है एंटी क्लॉकवाइज, टाइम पीरियड है 4 सेकेंड। और हमें क्वेश्चन में क्या बोले हैं कि x प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है और सेकेंड डायग्राम हमें गिवन है जिसमें एम्पलीट्यूड है b, एम्पलीट्यूड है b और पार्टिकल इनिशियली दिस पोजीशन पर है, मींस एक्सट्रीम पोजीशन पर, अब फाइनली इसका मोशन क्लॉकवाइज है और टाइम पीरियड की वैल्यू हमें गिवन है 30 सेकेंड, एम्पलीट्यूड इज बी। तो हमें दोनों फिगर के लिए, फिगर 1 और फिगर 2 दोनों के लिए एक्स प्रोजेक्शन लिखना है। तो फिगर फर्स्ट में अगर हम लेते हैं इनिशियली पार्टिकल दिस पोजीशन पर, तो फाई हमें चाहिए, तो इनिशियल एंगल एज एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज इनिशियल एंगल है, तो दिस इज इक्वल टू फाई नॉट। अब एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल मूव कर रहा है तो ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4, ओमेगा इज 2 पाई, बिग टी इज 4 इंटू ए स्मॉल टी, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस ऑफ पाई बाई 2 इंटू टी, ये फाई हो गया। तो x प्रोजेक्शन इज a cos pi by 4 pi by 2t and y projection is a sin pi by 4 pi by 2 into t। सेकेंड फिगर में हम आ जाए, अगर हम सेकेंड फिगर में देखें तो फाई मेन तो तुम्हें लिखना है इनिशियली एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल, तो इनिशियल फेज ये तो पॉजिटिव हो गई, ये 90 डिग्री बन रही, तो इनिशियल फेज एंगल इज पाई बाई 2, पार्टिकल का मोशन क्लॉकवाइज है तो माइनस ऑफ ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ओमेगा इज 2 पाई, बिग टी है 30 इंटू ए स्मॉल टी, मीन्स पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 15 टी, ये फेज एंगल। तो अगर हम इसका x प्रोजेक्शन लेते हैं तो एम्पलीट्यूड इज b cos
π/2 minus of π/15t means b sin π/15t. This is the x projection. आपको फेज एंगल लिखने का मेथड समझ में आएगा, जितना मैंने एग्जांपल दे दिया दिस इज द सफिशिएंट. अब नेक्स्ट हम आ गए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमें लिखना है. इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. हमने y का इक्वेशन लिया a साइन ऑफ ओमेगा टी मीन्स फेज एंगल 0 लेकर कर रहे हैं. अगर हमने देखा तो मीन पोजीशन पर एट द मीन पोजीशन पर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स एक्सिस 0 मीन्स y की मिनिमम वैल्यू 0. एट द एक्सट्रीम, अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं तो ओमेगा टी वर्टिकल y एक्सिस मीन्स ओमेगा टी कितना होगा π/2. तो y की मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 डिग्री 1 तो y की मैक्सिमम वैल्यू a. तो जब भी बोले पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द मीन पोजीशन मीन्स 0, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द एक्सट्रीम पोजीशन दिस इज द मैक्सिमम. नेक्स्ट अगर हम यहीं से हम वेलोसिटी इक्वेशन लेते हैं मेन सिंपल हम क्या बोलेंगे y इज द फंक्शन ऑफ t. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, rate of change of instantaneous displacement, this is called instantaneous velocity. Rate of change of instantaneous displacement is called instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि t की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू चेंज होती रहेगी. तो v की वैल्यू d/dt ऑफ y इंस्टेंटेनियस, d/dt ऑफ y इज a sin ऑफ ओमेगा t. दिस इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, d/dt ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t. साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ ओमेगा. हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, t के रिस्पेक्ट में. हमने ओमेगा t के रिस्पेक्ट में नहीं किया. मींस t की कोफिशिएंट क्या है ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आ गया. तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बन रहा है, a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t. ये फॉर्मूला हमें क्या भाई यूज करना है जब इंस्टेंटेनियस t की वैल्यू गिवन है, लाइक t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड पर वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना है तो हमें दिस फॉर्मूला को यूज करना है. अगर हमें बोले x y इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लेंगे. v इज a ओमेगा cos ओमेगा t. वी नो दैट sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t दिस इज इक्वल टू 1. तो cos स्क्वायर ओमेगा t 1 माइनस ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा t, तो cos ओमेगा t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर. तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी. बट वी नो दैट y दिस इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. यहां पर हमने यूज किया है, तो यहां से साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू y अपॉन a. ये वैल्यू आप पुट कर लीजिए. तो ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 1 माइनस ऑफ y बाई a टू द होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a ओमेगा. एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो वेलोसिटी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर. ये वेलोसिटी का इक्वेशन कब मिल रहा है,
जब हम SHM के लिए कंडीशन देते। ये क्वेश्चन भी बुक में मिलता है, इसे मैं मिटा रहा हूं। हमें एक इक्वेशन गिवन है लाइक 25y² इज इक्वल टू a² माइनस 4। हमें यह बताना है कि क्या ये SHM है, एज 8 SHM। अगर SHM है तो हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द एंगुलर स्पीड। तो सबसे पहले SHM के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट इज a² माइनस y। अब इस फॉर्मेट में आपको लेकर आना लाइक ये y² नहीं, ये दिस इज इक्वल टू v²। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको लेकर आए तो 25v² इज इक्वल टू a² माइनस 4 मीन्स v² इज इक्वल टू 1/25 a² माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स v होगा 1/5 अंडर रूट ऑफ a² माइनस 2 का स्क्वायर। और इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अगर SHM होगा तभी ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से SHM से हमने लिया था। तो अगर ये दोनों एक ही फॉर्मेट में अगर आ गए मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM। अगर SHM है तो ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो यहां से इसको कैलकुलेट कर लिया, कंपेयर कर लिया। ओमेगा इज 1/5 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मेट आना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में ये सेट कर गया तो हम SHM बोल सकते हैं, क्योंकि SHM डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से ही मैंने इसको डेराइव किया। नेक्स्ट हमें वेलोसिटी का डिस्कस करना है। साथ में इस क्वेश्चन को मैंने यूज करने का, कैसे यूज करना है इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। नेक्स्ट हमें आना है, अब जब हम वेलोसिटी का इक्वेशन देखते हैं तो वेलोसिटी का हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। एक v होगा a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t एंड v दिस इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस ऑफ y²। एट द मीन पोजीशन, अगर हम मीन पोजीशन पर बात करें तो ओमेगा टी एंगल कितने होंगे 0 और cos 0 डिग्री 1। इसका मतलब मीन पोजीशन पर जब भी तुम देखते हो सिंपल पेंडुलम इनिशियली मैंने डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पर ले गया, यहां से एक्सटर्नल फोर्स को हमने रिमूव कर दिया, ये ऑसिलेट करते हुए यहां पर आ गई, इस पॉइंट पर आ गई तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तब ये फिर से मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा। तब ये बोलते हैं जब भी तुम्हें न्यूमेरिकल में दिया है वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन, इसका मतलब ये समझ जाना मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। और मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा a इंटू ओमेगा होगा, cos 0 1 तो दिस इज इक्वल टू a ओमेगा। यहां पर भी चेक कर लें एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर हमने कैलकुलेट भी किया था y की वैल्यू 0 मीन्स डिफरेंस वाले टर्म जितना ही छोटा होगा v की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी, दिस इज इक्वल टू a ओमेगा। एट द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम का मतलब है जहां मैक्सिमम जहां तक डिस्प्लेस होकर चला गया, उसके बाद फिर से वो रिटर्न आ जाए, तो जहां तक मैक्सिमम हाइट के बाद एक साइकिल कंप्लीट होकर रिटर्न आएगा तो ये π/2 ओमेगा टी मीन्स cos 90 डिग्री 0 मीन्स v की मिनिमम वैल्यू 0, तभी तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर वेलोसिटी 0 होता है मीन्स टोटल की टोटल काइनेटिक व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। एट द एक्सट्रीम पर y की मैक्सिमम वैल्यू होता है जो एम्पलीट्यूड के इक्वल होती है, तो y अगर a रखेंगे तो v की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। यहां तक सबको क्लियर? नेक्स्ट अब हम आ जाए एक्सेलरेशन के लिए। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन। यहां स्मॉल ए से हमने एम्पलीट्यूड को लिया, तो बिग ए से हम एक्सेलरेशन को डिनोट किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी is called instantaneous acceleration. Means acceleration is rate of change of instantaneous velocity. d by dt, v है हमारा a ओमेगा cos of omega t. a ओमेगा इज कांस्टेंट, ये तो बाहर आ गया, d by dt of cos of omega t. यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मीन्स कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, और टी की कोफिशिएंट ओमेगा से मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी. दिस इज द एक्सेलरेशन. ये हमें टी की डिफरेंट वैल्यू पर एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट आएगी. लेकिन इसको हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी इज y ओमेगा स्क्वायर y. ये डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल गया. अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखें तीनों को. पहले हम इसकी वैल्यू देखेंगे मीन और एक्सट्रीम पर, फिर हम इसका ग्राफ, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों का हम ग्राफ को कंपेयर करेंगे. तो हमें एक्सेलरेशन के लिए एक तो इक्वेशन है माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, दूसरा है ए इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई. एट द मीन पोजीशन पर ओमेगा टी इज जीरो, मीन्स एक्सेलरेशन का मिनिमम वैल्यू जीरो. एट द मीन पोजीशन पर y की वैल्यू जीरो, सो एक्सेलरेशन का मिनिमम वैल्यू जीरो. एट द एक्सट्रीम, अगर हम एक्सट्रीम लेते हैं तो ओमेगा टी पाई बाई टू, अगर साइन पाई बाई टू मीन्स एक्सेलरेशन के मैक्सिमम वैल्यू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर. अब तुम सोच रहे हो माइनस में तो बड़ी वैल्यू क्यों है, तो नेगेटिव साइन ओनली डिनोट द रीस्टोरिंग फोर्स. अगर हम यहां भी देखेंगे एट द एक्सट्रीम पोजीशन, तो y की वैल्यू a की इक्वल है, मीन्स एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर. अब हम तीनों ग्राफ को कंपेयर करते हैं. हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. अगर हम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ओमेगा टी और y के बीच में लेंगे तो इक्वेशन y का बनता है a साइन ऑफ ओमेगा टी. साइन का ग्राफ या ओरिजिन से जाएंगे. अगर हम वेलोसिटी का लेते हैं v, जहां डिस्प्लेसमेंट मिनिमम वहां वेलोसिटी मैक्सिमम, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहां वेलोसिटी मिनिमम. बिकॉज v दिस इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी. अगर हम एक्सेलरेशन के लिए लेते हैं ग्राफ ओमेगा टी एंगल, ये एक्सेलरेशन, acceleration is minus of omega square a sin of omega t.
डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच फेज डिफरेंस साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, 90 का फेज डिफरेंस। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कॉस विच इज कन्वर्टेड इनटू साइन, फेज डिफरेंस 90 की। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच चाहिए तो फेज डिफरेंस 180, 90 प्लस 90 180 का फेज डिफरेंस होगा। ये सब 1 मार्कर क्वेश्चन में आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? मिटा दें? ठीक। तो हमने जो एक्सेलरेशन के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया, ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर हम इससे फोर्स मीन्स हम यहां पर हेडिंग डाल दें टाइम पीरियड ऑफ द लोडेड स्प्रिंग, इसके दूसरे मेथड से भी हम इसका डिराइव करते हैं। जैसे स्प्रिंग है, लाइक ये लोड से कनेक्ट है, वेट m है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज q, वेट इज mg। तो हमने एक्सेलरेशन जो डिराइव किया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर हम फोर्स लेंगे तो दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m ओमेगा स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू फोर्स। बट वी नो दैट F इज माइनस ऑफ k इंटू वाई। अगर हम दोनों को कंपेयर कर ले, कंपेयर 1 and 2, तो k दिस इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। अगर m गिवन है, ओमेगा गिवन है, तो k की वैल्यू आप डायरेक्टली स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से एक रिजल्ट मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज k बाई m। तो ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k बाई m, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई बिट्टी, वेयर k दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर, कांस्टेंट और स्प्रिंग फैक्टर। और जो m है उसको हम मास भी बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इनर्शियल फैक्टर। तो ओमेगा 2 पाई बाई बिट्टी अंडर रूट ऑफ k बाई m। तो यहां से हम t कैलकुलेट कर ले तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। तो यहां पर एक नोट में कंडीशन लिखना है, here acceleration is directly proportional to negative of displacement, this is the condition of SH। या अगर हम फोर्स लेंगे तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन मींस माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर वाई। तो फोर्स भी हम ले सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द कंडीशन ऑफ SH। या फिर माइनस f लेंगे तो दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज directly proportional to displacement, this is the condition of SHM। तो SHM के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? if the acceleration is directly proportional to negative of displacement, that type of motion, this is called simple harmonic motion। या force is directly proportional to displacement, then that type of motion, this is called simple harmonic। या restoring force minus f, this is called restoring force is directly proportional to only the displacement, this is the condition of SHM। दूसरा हम टाइम पीरियड अगर लोडेड स्प्रिंग का सेकंड मेथड मैं बता रहा हूं कि सेकंड मेथड से हम कैसे सॉल्व करें। सेकंड मेथड like this is the loaded spring, this is the original length, यहां पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, और जो स्प्रिंग हम कंसीडर करेंगे दिस इज द मासलेस। अगर हमने इससे लोड से कनेक्ट कर दिया तो यहां तक आएगा, स्प्रिंग इलोंगेट होकर, ये एक्चुअली दिस इज द मीन, मतलब दिस इज द ओरिजिनल लेंथ, दिस इज द मीन पोजीशन, मीन्स हमने एज्यूम कर लिया डी डिस्प्लेस हुई। अगर
हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके ऑसिलेट कर दे तो इसी मेन पोजीशन के अबाउट एक टू एंड फ्रो मोशन करेंगे एम। तो यहां से ये वाई डिस्प्लेसमेंट लिया तो ये टोटल नेट कितना होगा डी प्लस ऑफ वाई। इनिशियली हम देखें जो ये एम जी है, एम जी इसको k इंटू डी, क्योंकि पार्टिकल मेन पोजीशन पर रेस्ट में है तो k इंटू डी फोर्स एम जी के इक्वल है, इसको हमने F1 ले लिया। अगर हम यहां देखते हैं तो यहां F2 जो फोर्स होगी वो होगा F2 एच के डी प्लस ऑफ वाई। अगर हम दोनों को माइनस करते हैं सेकेंड माइनस ऑफ फर्स्ट तो F2 माइनस ऑफ F1 के डी प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ के इंटू डी, और रीस्टोरिंग है तो नेगेटिव साइन माइनस ऑफ के कॉमन ले लिया डी प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ डी माइनस ऑफ के इंटू वाई। जो मेन है हमारा टू एंड फ्रो मोशन होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स यहां अप्लाई किया तो इसके कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी। अदरवाइज यहां तक आकर वेट कनेक्ट किया तो यहां तक आकर तो ये इलोंगेट हो गई, ये है विद इन इलास्टिक लिमिट। यहां जैसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको इलोंगेट करके छोड़ रहे हैं तो वाई का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक के लिए कंडीशन हो गई F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू वाई। अगर हमें ये वैल्यू नोन है, F हमने कैलकुलेट कर लिया K इंटू वाई, तो हमें K दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, बट K की वैल्यू अब हमें जब K नोन है तो वी नो दैट K इज M इंटू K इज इक्वल टू M इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। यहां से ओमेगा आ जाएगा K बाई M means T is 2 pi under root of M. Next is energy. Total energy is in SHM. Next is total energy in SHM. यहाँ टोटल एनर्जी का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी in SHM means total energy which is the sum of potential energy plus of kinetic energy. अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर, और के हमने अभी लिखा था m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, half m v is omega under root of a square minus of y square to the whole square, this is equal to v is half m omega square a square minus of y square, this is equal to kinetic. तो total energy this is equal to potential plus of kinetic is half m omega square y square half m omega square a square minus of y square half m omega square a square, this is equal to total energy. या इसको दूसरे फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। देखो a का फंक्शन आ गया, means a is the amplitude, this is the constant and this is the maximum value of displacement, means total energy constant and this is the maximum value. अगर हमें इसको साइन या कॉस के फॉर्मेट में हम ले सकते हैं, यहीं पर हम लिखते हैं लाइक सेकेंड मेथड में हम आ जाए तो लाइक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के वाई स्क्वायर, के इज एम ओमेगा स्क्वायर, वाई इज ए साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी इज ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी होल स्क्वायर,
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर हम दोनों का सम कर लें तो दिस इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा टी, एंड दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो ये दोनों सेम रिजल्ट आ रहे हैं। अब इसी से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहां तक नोट कर लीजिए। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो लाइक दिस एक्सिस में हमें एनर्जी लेनी है और दिस एक्सिस में ओमेगा टी लेनी है, और दिस इज द टोटल एनर्जी, इससे एक्सीड नहीं करेगी। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, और ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। This is equal to potential energy and this is equal to kinetic energy. अब ये ग्राफ ओरिजिन से नीचे नहीं आता है, इसका रीजन क्या है कि पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों, पोटेंशियल है साइन स्क्वायर का फंक्शन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और काइनेटिक कॉस स्क्वायर का फंक्शन, तो दोनों स्क्वायर का फंक्शन है, स्क्वायर नेवर भी नेगेटिव। अब इसी में क्वेश्चन आता है, at what point potential energy and kinetic energy are equal। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लें, पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करें, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, means y square is equal to a square minus of y square, 2y square is equal to a square, y square is equal to a square by 2, y is a by root 2. This is the point at which the potential and kinetic energy both are equal. Next हम आ जाएं टाइम पीरियड ऑफ SHM, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिटा रहे हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, लाइक दिस इज द पेंडुलम बॉब, और इसको हमने ऑसिलेट कर दिया, किसी इंस्टेंट पर ये बॉब दिस पोजीशन पर है, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल mg डाउनवर्ड। यहां एक mg cos थीटा बनेगा, क्योंकि दिस एंगल थीटा मींस दिस एंगल इज थीटा, दिस इज इक्वल टू mg cos थीटा मींस दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा। अगर एंगल वेरी स्मॉल, देन दिस आर्क इज a straight line, ये x होगा, l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसको दो मेथड से भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड पहले मैं बता रहा हूं। तो रीस्टोरिंग फोर्स यहां क्या एक्ट कर रहे हैं, माइनस ऑफ mg sin थीटा, क्योंकि नेगेटिव साइन डिनोट द रीस्टोरिंग, माइनस ऑफ mg sin थीटा, एंगल वेरी स्मॉल मीन sin थीटा इज थीटा, माइनस ऑफ mg, और एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, माइनस ऑफ mg by l into x, this is equal to f, but we know that f is equal to minus of k into x। दोनों को हमने कंपेयर कर लिया तो k की वैल्यू आ गई mg by l,
then T this is equal to 2 pi under root of m by k. 2 pi under root of m or k is mg by l. This is equal to 2 pi under root of l by g. This is the time period of simple pendulum. अब यहाँ टेम्परेचर का भी इफेक्ट पूछा जाता है. देखो दिस इज द मेटालिक वायर. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ की वैल्यू इंक्रीज होगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू इंक्रीज होगी. इंक्रीज का मतलब स्लो. अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगी, लेंथ डिक्रीज होगा, टाइम पीरियड डिक्रीज मीन्स फास्ट. तभी हम बोलते हैं विंटर में जो पेंडुलम है वो स्लो मूव करता है, और ये समर में विंटर में फास्ट मूव करता है. सॉरी, विंटर सीजन में लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड, लेंथ टेम्परेचर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगी. और सॉरी फिर से मैंने गलत, जब भी समर सीजन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा. जब विंटर होगा टेम्परेचर कम होगा, लेंथ डिक्रीज होगा, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा. अब इसका सेकंड मेथड मैं बताऊं, ये नोट डाउन कर लीजिए. सेकंड मेथड भी बहुत इजी है. सेकेंड मेथड से हम टॉर्क से सॉल्व करेंगे. देखो हमने मैथ्स में पढ़ा होगा, टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. लाइक अगर ये रेडियस है तो इस पर टेंजेंट ये फोर्स है, तो अगर हम टॉर्क लेंगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सेकेंड मेथड है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इज mg sin थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द लेंथ, रीस्टोरिंग है नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ mg इनटू l. अगर थीटा वेरी स्मॉल तो ये थीटा ले लिया, साइन थीटा के इक्वल. इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा दिस इज इक्वल टू थीटा, मीन्स टॉर्क इज माइनस mg l इनटू थीटा. नेक्स्ट, but we know that equation first, but we know that torque this is equal to I into alpha, where I is the moment of inertia. दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो, मीन्स I into alpha is minus of mg into l into theta, मीन्स alpha is minus mg l by I into theta. इक्वेशन थर्ड. SHM के लिए कंडीशन है अल्फा is minus of omega square. Angular acceleration directly proportional to negative of angular displacement. अगर हम दोनों को कंपेयर कर ले तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg l अपॉन I. तो यहां से हमें ओमेगा मिलेगा अंडर रूट ऑफ mg l by I, where I is the moment of inertia. अगर कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट इस स्ट्रिंग से l लेंथ के स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू एल स्क्वायर. क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसके साइज डिफाइन नहीं है तो हम बता नहीं सकते हैं. तो यहां से हम ओमेगा अगर लेते हैं तो अंडर रूट mg l और m इंटू एल स्क्वायर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक l से l कैंसिल, दिस से दिस, तो ओमेगा कितना आ गया अंडर रूट ऑफ g बाई l. तो टाइम पीरियड ओमेगा होगा 2 पाई बाई बिग टी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट g बाई l. तो t दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये तो g बाई एल है तो l बाई जी. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. नेक्स्ट हम टाइम पीरियड हम डिस्कस करेंगे. इसको मिटा रहा हूं, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड of the oscillating liquid in U-tube. लाइक ये U-tube है, दिस इज द U-tube. अगर दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, अगर सेम टाइप ऑफ लिक्विड लाइक वाटर ही डालेंगे तो दोनों आर्म में लेवल सेम होगा.
दोनों आर्म के लेवल सेम होगा। हमने एज्यूम कर लिया दिस आर्म h हाइट तक लिक्विड। अगर हमने यहां से फोर्स अप्लाई करके इसे हमने y डिस्प्लेस यहां करते पुश करके नीचे, तो यहां भी लेवल y इंक्रीज हो जाएगा। और जब हम फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये y ऊपर y नीचे ये डिस्प्लेस होता रहेगा, मींस टोटल 2y में डिस्प्लेसमेंट होगा। रो इज द ए डिनोट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, rho is the density of the fluid and h is the height of one arm। तो टोटल कितनी लेंथ में लिक्विड होगा, h प्लस h 2h लेंथ में। अगर हम ऐसा कैलकुलेट कर लें, मास ऑफ लिक्विड इन U2, टोटल कितनी मास है लिक्विड का, तो मास दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इज ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टोटल कितनी लेंथ में लिक्विड है तो 2h इनटू रो इज डेंसिटी, दिस इज द टोटल मास। अगर हमने y डिस्प्लेस किया तो रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब 2y का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो रीस्टोरिंग फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 2y डिस्प्लेसमेंट में माइनस लेंगे रीस्टोरिंग फोर्स m डैश g, क्योंकि टोटल के टोटल तो लिक्विड डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, m डैश मास के लिक्विड, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g, दिस इज इक्वल टू a, और कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट है 2y, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू रो डेंसिटी इनटू g, this is equal to minus 2a rho g into y, this is equal to force, but we know that F is minus of k into y। अगर हम कंपेयर कर लें तो k की वैल्यू कितना आएगा, इन दोनों को कंपेयर करें तो y यहाँ भी माइनस माइनस यहाँ, तो k की वैल्यू 2a rho into g, ये हमें k की वैल्यू मिली। देन टाइम पीरियड t, दिस इज इक्वल टू 2 pi अंडर रूट m by k, this is equal to 2 pi under root m is 2ah rho by 2a rho into g, a से a cancel, 2 से 2 cancel, rho से rho cancel, 2 pi under root of h upon g, this is the time period of oscillating liquid in U2। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हमें मिटाना है। अब हम फ्लोटिंग सिलेंडर का आपको बताएंगे, टाइम पीरियड ऑफ floating cylinder। Time period of floating cylinder, time period of floating cylinder in liquid, लाइक हमने एक कंटेनर लिया विच इज फिल्ड विथ लिक्विड, और यहां हमने एक सिलेंडर लिया, ये है हमारे सिलेंडर, यहां तक लिक्विड फिल्ड है। रो इज द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज a, एंड दिस डिनोट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर इज a, सॉलिड सिलेंडर। अब हमने ये देखा कि ये h हाइट इनसाइड द लिक्विड है, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर हमने इस पर फोर्स अप्लाई कर दें तो ये सिलेंडर अंदर की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा, हमने y इसको डिस्प्लेस कर दिया नीचे, यहां y डिस्प्लेस हो गया, लिक्विड यहां इस हाइट तक है, इस हाइट तक लिक्विड है। रो इज डेंसिटी, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब ये आ जाएगा h प्लस वाई डिस्प्लेस होगा।
टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर हमने F फोर्स अप्लाई। तो इनिशियली सबसे पहले हमें मास ऑफ द सिलेंडर चाहिए, मास ऑफ सिलेंडर। सबसे पहला तुम्हारा टारगेट यही होना चाहिए, मास ऑफ सिलेंडर। तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू टोटल हाइट इनटू रो इज डेंसिटी, दिस इज द टोटल मास ऑफ द सिलेंडर। इनिशियली कितनी हाइट लिक्विड के अंदर है, h, तो इनिशियल बॉइंट फोर्स F1, बॉइंट फोर्स तो नेगेटिव रिस्टोरिंग, माइनस ऑफ, अब तुम्हें m' g ले रहे, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितनी हाइट तक लिक्विड के अंदर है, h इंटू जी, वॉल्यूम। लेकिन जो बॉइंट फोर्स कौन अप्लाई करेगा, लिक्विड, सिग्मा, a इंटू एच इज वॉल्यूम, सिग्मा इज द डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू मास इंटू जी इज फोर्स। अब यहां अगर हम कैलकुलेट करें F2 फोर्स, तो F2 कितना आएगा, माइनस a h प्लस ऑफ y इंटू सिग्मा इंटू जी। तो F नेट अगर हम कैलकुलेट करें तो F2 माइनस ऑफ F1, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ a h प्लस y इंटू सिग्मा इंटू जी प्लस ऑफ a h सिग्मा इंटू जी, दिस इज इक्वल टू a सिग्मा जी, ये आ जाएगा h माइनस ऑफ y, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ a सिग्मा g इंटू y, दिस इज इक्वल टू F नेट। अब हमें वी नो दैट F दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू y। अगर हम कंपेयर कर ले तो यहां से k की वैल्यू क्या मिल जाएगा, k इज a इंटू सिग्मा इंटू जी, देन t इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, 2 पाई अंडर रूट ऑफ a इंटू h इंटू रो बाई a इंटू सिग्मा इंटू जी, this is equal to 2 pi under root h rho by sigma into g. This is the time period of a floating cylinder. Next, अब हमें मैं ग्रुपिंग स्प्रिंग का बता दूं, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। Next, grouping of a spring. First है when the loaded spring are is in horizontal, like ये लोडेड स्प्रिंग, ये ब्लॉक M है, के स्प्रिंग कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by k। When the loaded spring is in vertical position, means like यहां से लोड कनेक्ट है, मास m के स्प्रिंग कांस्टेंट, तब भी हम 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by k लेंगे। थर्ड, when the two springs are connected in series, अगर सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज में कैसे कनेक्ट है, जो हम स्प्रिंग कंसीडर करते हैं दिस इज द मासलेस स्प्रिंग M, ये K1 ये K2, तो अगर सीरीज में कनेक्ट है तो 1 by K 1 by K1 1 by K2, तो यहां से K की वैल्यू आएगा
K1 K2 upon K1 plus of K2. Then time period is 2 pi under root of m by k. Fourth case, when the two springs are connected in parallel, like first spring, second spring, m is load, k1 k2, ये पैरेलल में है तो k की वैल्यू k1 प्लस ऑफ k2, देन टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by k. अगर हम इसी में फिफ्थ केस लेते हैं, फिफ्थ केस जैसे लाइक एक ब्लॉक है, एक स्प्रिंग है और सेकंड एक ब्लॉक है, तो यहां से हमें मास इक्विवेलेंट चाहिए होता है, तो ये होता है फॉर्मूला m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस ऑफ m2, और m1 m2 दोनों m है, m इंटू m बाई 2m, तो ये कितना आ जाएगा, m इक्विवेलेंट आ जाएगा m स्क्वायर बाई 2m इज m बाई 2, then t is 2 pi under root m is m by 2 upon k. ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा इसमें, उस लेक्चर में हम इस चैप्टर से हर एक टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा, और गारंटी है जो एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन हैं या जो सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय से मुझे पूछा जाता है, तो जो बेस्ट क्वेश्चन होगा उसको मैं सेलेक्ट करके एक वन शॉट कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।